अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा मार्का मार लिया। कराची की चाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आ गई। उनके मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बन गए और लीड जो है वो तकरीबन 12 वोटों की है। जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब, उनकी वो नहीं कामयाब हो सके मेयरशिप के लिए और कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के जो लोग वहां पे कुछ वोट डालने आए थे वो चीखते चिल्लाते रहे और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। सिर्फ वही लोग गए जिनका मालूम था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे और इसमें बाकायदा तौर पर ऑडियोज और वीडियोस भी मौजूद हैं जो कि आज हुआ वहां पे। लेकिन इसके बावजूद हम मुर्तज़ा वहाब साहब को मुबारकबाद देते हैं और तवक्को करते हैं कि कराची जिसकी हालत अब इतनी बुरी है कि बारिश हो जाए तो तब अजाब, बारिश ना हो तो तब अजाब, गंदगी का कोई हाल नहीं और सबसे अहम मसला साफ पानी, पीने का साफ पानी 25-25 हजार रुपए का बाउजर लोग हफ्ते या 15 दिन बाद घर में डलवाने पर मजबूर हैं। बहुत से मसाइल हैं। कराची एक बहुत बड़ा शहर, लेकिन कराची का दिल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान भर से वहां पे मजदूरी करने लोग जाते हैं और कराची दिल खोल के हाथ फैला के उनको वेलकम करता है। लेकिन कराची की अब जो हालत है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 75 साल में पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की चाबी मिली है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या बनेगा और इस पर भी बात करेंगे कि ये कितना आसान था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कराची का मेयर बनना, क्योंकि हैदराबाद में अनअपोज्ड, उनके सखर में अनअपोज्ड और हवा एक चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की मीडिया वालों से और उन्होंने कहा कि IMF हम चाहता है कि हम पहले श्रीलंका बन जाएं, उसके बाद वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा। और उन्होंने कहा कि ये डिफॉल्ट की आप लोग यानी कि मीडिया वालों ने ये रट लगाई हुई है, काफी गुस्से में भी थे और कतई तौर पर डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। इन्हीं दोनों मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहरामन तंगी साहब, सेनेटर बहरामन तंगी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा, मेंबर GDA, क्योंकि ये कहती हैं कि मुझे रहनुमा ना कहा करें, रहनुमा इनके जो बड़े हैं वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा आपके वक्त का भी। पहले ज़रा थोड़ा सा कराची की सूरत हाल पर बात कर लें। बहरामन तंगी साहब, आपको मुबारक हो, पीपल्स पार्टी के पास पहली दफ़ा कराची की चाबी आई है मेयर। तो जमात इस्लामी ने खत भी लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि इंतहाई अफसोसनाक तरीके से कराची के मेयर के इलेक्शन करवाए इलेक्शन कमीशन ने और उनकी बहुत सख्त रिजर्वेशंस भी हैं इस हवाले से। क्या कहते हैं तंगी साहब? रहमान रहीम, जमीर साहब, जब से इलेक्शन हो चुके हैं तो जमात इस्लामी और हाफिज नईम रहमान की स्टेटमेंट हम निकाल दे तो लग नहीं रहा है कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं या एक सियासी जमात को लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट भी निकाल दे और मुर्तज़ा वहाब की भी स्टेटमेंट निकाल दे तो दोनों का फर्क आप लगा सकते हैं कि मोहब्बत की, इत्तेहाद की, कराची की, सिंध की आवाम की खिदमत के लिए कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और नफरत की सियासत की, तकसीम की सियासत की कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, स्पीचेस करें। लेकिन एक पार्टी के एक MPA है कराची में, वो दावा करते हैं कि मैंने जो सीट जीते हैं वो सही है। जिस पार्टी की 5 महीने 10-15 MPA है उसके बारे में कह रहे कि इनकी जो जीत है ये गलत है। अगर मैं मेयर बन गया तो मैं कराची का मेयर बनूंगा और अगर मुर्तज़ा वहाब मेयर बन गया तो एक कराची पे कब्जा करे, ये डाकू है, चोर है, लुटेरे है। तो आप हाफिज नईम की स्टेटमेंट को देख ले कि 71 तक भुट्टो साहब तक ये पहुंच गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मुर्तज़ा वहाब की स्टेटमेंट को देख ले कि आज भी उसने
तमाम जमातों को दावत दी कि आए मिलकर कराची की खिदमत करे, अवाम की खिदमत करे। ये कराची जुमा इस्लामी का नहीं है, कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, कराची सिंधी, बलूची, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीरी, पुख्तूनों की और पंजाबियों का है। हम सबका है कराची के आए मिलकर कराची को मुश्किलात से निकाल दे। लेकिन मैं आपको जमीर साहब बता दूं कि एक पार्टी के एक पीए के नाते वो दावा करते हैं कि कराची मेरा है। सही फरमाने हैं, लेकिन और ये बैरमन तंगी साहब जरा क्विकली, छोटी सी गुफ्तगू है, ये जरा सुन लें जो पीटीआई के यूसी के चेयरमैन वहां पे वोट डालने गए वो क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लें। इन्होंने ताला लगाया, कैंडिडेट जितने भी पीटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट अंदर आना चाह रहे थे इन्होंने मना किया, इन्होंने ताला लगाया। 11 बजे के बाद नहीं है जमात इस्लामी को। जी बैरमन तंगी साहब, इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप कि वो उनका हक से उनको डिनाई किया गया? जमीर साहब ओ फुटेज भी दिखाए कौम को, ओ मीटिंग भी दिखाए कौम को, वो लोग भी दिखाए कौम को जो उस दिन कहा था कि हम जुमा इस्लामी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम जुमा इस्लामी को वोट नहीं देंगे, वो भी थोड़ा सा कौम को दिखाएं। वो सारे तो नहीं जो थे ना। उस दिन 40 जमीर साहब उस दिन जो 40 चेयरमैन बैठे थे वो थोड़ा सा भी वो दिखाएं कि उसने क्या कहा था 2 दिन पहले। खौफ क्या था, इनको क्यों नहीं अंदर जाने दिया? मैं तो ये खौफ की बात नहीं करूं, आपने फुटेज दिखा दी, आपने तकरीर दिखा दी एक इमरानडू की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन 40 वैसे वो एक ने वीडियो की थी कि जी हम जमात इस्लामी को वोट देंगे, तो वो गायब हो गए, वो मिले नहीं। सायरा बानो साहिबा, कराची की आप रिहायशी हैं, आपको खुशी होनी चाहिए कि कराची का बाकायदा मेयर आज अपॉइंट हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहली दफा कराची की चाबी आई है, तो आप तो खुश होंगी आज। जी जी, मैं इतनी खुश हूँ कि वो खुशी छुपा ही नहीं छुप रही। जैसे अभी कहा सेनेटर साहब ने कि उन्होंने कहा है कि आए हम मिलकर आवाम की खिदमत करते हैं, तो पूछना मुझे ये था कि जो 15 साल से सिंध के ऊपर हुकूमत है, तो हम हैदराबाद से उधर उधर रहने वाले जो सिंध का इलाका है, कराची को छोड़कर बाकी शहर हैं, तो क्या हम आवाम नहीं है? मतलब हम कौन थे? इन 15 सालों में हमारी तो कोई खिदमत की नहीं, तो देख लेते हैं अब यहाँ पर कौन सी खिदमत होती है। और बाकी ये तो देखते हुए आए हैं कि जिसकी हुकूमत होती है, वो बाई इलेक्शन हो, बाकी इलेक्शंस हो, वही कुछ हैरत नहीं होती जमीर साहब, मुझे हैरत नहीं होती कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी के ना उसमें बात करती हूँ, बात आपको करनी चाहिए हक और सच की। ऐसे तो हमने मुख्तलिफ अदवार में सेनेट के इलेक्शन भी देखे, अभी हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी देखा, फिर उससे पहले दूसरे जो हफीज शेख वाले इलेक्शन थे उसमें भी हमने इधर से उधर जाते देखा। बस क्या कहा जा सकता है, तो बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बस देखते जाएं। मैं बारहा एक बात कहती हूँ कि मान लिया करें कि हाथी आपकी दीवार पर बैठा है और उड़ता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आज मैंने एक ट्वीट भी की है, वो उनकी अजीज मियां कमाल की कवाली का एक वो है, तो समझ लेना और समझ वालों तो समझ आ जाए तो कुछ ना कहना, बस यही कहना, मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं, तो बस समझ आ जाए तो खामोश रहना। अल्लाह ही बशर, बिल्कुल सही, आप सही। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि पीटीआई वालों को रोकने की जरूरत क्यों पेश आई? मतलब अगर ये कॉन्फिडेंट थे कि 40 जितने भी उनका नंबर था वो सब पीपल्स पार्टी को वोट देना चाह रहे थे, या वोट नहीं भी देना चाह रहे थे, हाफिज नईमुर रहमान साहब को नहीं देना चाहते थे, तो फिर खौफ किस बात का था? देखिए, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछ रही हो, और मैंने जैसे आपको बोला है कि सच बात करनी चाहिए, देखिए जो इतने इतने बड़े बड़े बुर्ज थे जो पीटीआई के, वो एक कॉन्फ्रेंस करके गंगा नहा के कोने में हो गए और दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर ली। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन शायद तरीन साहब की जो पार्टी है वो तबलीगी जमात है, ये अब तबलीग करेंगे, वो उसमें चले गए। बाकी जब सेनेट इलेक्शन हुए थे तो हमारे पार्टी सदर पीर सदरुद्दीन शाह सेनेट के उसमें थे, तो इन लोगों ने वोट नहीं दिया था। मतलब आई एम सॉरी, अब मुझे नहीं पता कि ट्विटर पे मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं, बट ज्यादातर लोग ऐसे थे, मतलब बेस नहीं थी उनकी। और मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अच्छा चलें सायरा बानो साहिबा, क्विकली एक छोटा सा सवाल और,
आपको क्या लगता है कि ये जो अब बल्दियाती इंतखाबात हुए पूरे सिंध में और जो फिर अब चेयरमैन और फिर मेयर भी इलेक्ट हो गए सब कुछ, ये क्या प्रीएम्बल है जनरल इलेक्शंस का कि बस आप समझ लें कि अब यही इसी किस्म के रिजल्ट्स आएंगे जनरल इलेक्शंस में भी? कहने वाली थी, वो कहते हैं ना अच्छा। फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा। ये छोटा ट्रेलर था, ये सिर्फ ट्रेलर था। आपको हंस रहे हैं सेनेटर साहब, ये सिर्फ ट्रेलर था कि ज्यादा बेटा उछलने की जरूरत नहीं है, और ये जो हम बोल रहे हैं खंभे को वोट डल जाएगा, दरख्त को वोट डल जाएगा, हमारी मर्जी, हम जिसको वोट डलवा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेनेटर साहब आप अपना जो जो बात सोचकर आप हंस रहे हैं वो कह दें तो फिर मैं आगे चलूं। मेरी बहन ने कहा कि 15 साल से हम भी यहाँ रहते हैं और हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आइए मिल के काम करें। मैं अपनी बहन को बताता चलूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और ये भी पॉलिटिकल वर्कर होगी। तो हमें याद रखना चाहिए कि 2008 में मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए एक पार्टी का काम नहीं है, आइए हम सब मिल के इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल लें। वो नारा उस वक्त भी था और अभी भी नारा है। मुर्तजा वहाब साहब ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइए हम सब मिलकर कराची को मुश्किलात से निकाल दें। तो हमारा जो नारा है वो ये है। तंगी भाई आपने वो बात नहीं बताई कि आप हंस किस बात पे रहे थे, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। आ रहा हूं, मैं इस बात पे हंस रहा था कि मेरी बहन ने कहा कि आती उड़ेंगे, तो मैं ये सोच रहा हूं कि आज मैंने पहली मर्तबा सुना 60 साल की उम्र में कि आती उड़ती भी हैं। मैंने इसी वजह से मैं हंस रहा हूं। चलें सायरा बानो, अभी आसिफ जरदारी साहब का जिक्र किया, 2008 में उनकी पॉलिटिकल विजडम की बात की जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी क्योंकि डार साहब बहुत परेशान है, बजट भी दे दिया लेकिन IMF की तलवार लटक रही है, बुरे हालात हैं। तो जरदारी साहब ने तो अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मैं $100 अरब यूं करके ले आऊंगा। तो वो कहते हैं कि मैंने क्योंकि जेल में रह के मईशत बहुत पड़ी है। तो आपके सिंध के इतने बड़े लीडर हैं, तो यू आर कन्विंस्ड के माशाल्लाह ही कैन डू व्हाट ही सेज? नहीं, वैसे तो मुझे उनकी किसी भी, वो कहते हैं ना कि जहनी सलाहियतों पर बिल्कुल 100% एतमाद है, लेकिन मुआशत सही कर देंगे तो वो फिर 15 साल में सिंध में नजर आना चाहिए था। और जैसे कि अभी मैंने दूसरी बात की थी, उन्होंने कहा ना कि आए, मैं इस पर नहीं आपको बोला था कि इकट्ठे मिलके काम करते हैं। मैंने कहा कि जो ऐसी बात कर रहे हैं तो सिंध के बाकी शहरों में वो नजर आना चाहिए था। और मिलके काम इसलिए नहीं हो सकता, कल ही प्रोग्राम में आप आसमा अरबाब जहांगीर का बयान उठाकर देख लें, अमीर अब्बास के प्रोग्राम में जो JUI ने वहां पर हल्ला मचाया हुआ है कि गवर्नर साहब ने, और गवर्नर साहब की तो पिछला मुझे शजरा भी कल प्रोग्राम में पता चल गया कि वो कहां से आए थे। और फिर PCP का देख लें आप, वो उसका देख लें, बाघ का इलेक्शन देख लें आप, नादरा का चेयरमैन देख लें आप, ब्यूरोक्रेसी में चेंज देख लें आप, जनूबी पंजाब के अजला में DPO की डेपुटेशन देख लें, मिल के नहीं चला जा सकता। चले, और वो भी अवाम के हक में बिल्कुल नहीं। चले, आपस में जी मैंने कहा आपस के मफादात मिलते हो तब मिलके चला जा सकता है। अवाम के लिए 75 सालों में कौन मिलकर चला है? ये तो अभी 1 साल हुए PDM को, ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाले, और बस ये साजे की हंडियां फूटी की फूटी। अच्छा, एक आपने चेयरमैन PCB का नाम लिया तो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर लगा रही थी ज़का अशरफ साहब के लिए, अभी तक वो यही कह रहे हैं कि अशरफ ही हमारे चेयरमैन PCB होंगे और नजम सेठी साहब PMLN की तरफ से बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। तो आज एक वाकया हुआ है बहावलपुर में अशरफ शुगर मिल्स के हवाले से, जो कि ज़का अशरफ साहब की है, उसको सील कर दिया गया। और फिर हमारी तर्जुमान अशरफ शुगर मिल से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि जी ये हाईवे टैक्स का मामला था जो कि तकरीबन 58 लाख रुपए का टैक्स बनता था, और ये इसना प्रॉपर्टी नंबर 2994 को तमाम मतलूबा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये जो टैक्स अथॉरिटीज आए जिन्होंने किया वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये सील कर दी गई है। लेकिन तर्जुमान का ये ख्याल है कि ये बाकायदा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हट रही कि ज़का अशरफ साहब उनके चेयरमैन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि एक 9 अप्रैल 2022 से पहले एक मामला तय हो गया था कि जिस पार्टी के पास जौन सी मिनिस्ट्री होगी उसी पार्टी का मिनिस्टर तमाम अपॉइंटमेंट्स करेगा और इख्तियार भी उन्हीं के पास होगा और उन्हीं के नामजद करदा लोग किसी भी इदारे में लगेंगे। तो ये सूरत हाल मैंने कहा मैं आपको बता दूं। इस पर क्विक कमेंट करना चाहेंगी सायरा बानो साहिबा, तो फिर हम आगे चले।
वे मेरा तो दिल को ही हाथ आ गया कि यानी कि बिल्डर्स का तो सुना था, अब ये सारे सनतकार और शुगर मिल वाले और ये इंडस्ट्रियलिस्ट अब हमारा मुल्क ये चलाएंगे। नहीं नहीं ये तो मुझे पहले से पता चला कि इनकी शुगर चला रहे हैं। हमारी इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद भी एक बिल्डर और एक क्या कहते हैं शुगर मिल वाले हैं। यानी कि बस अब हम गए, मतलब जो आम अगर कोई नौजवान के दिल में जज्बा होता था इस मुल्क को संवारने का, यानी कि पैसा, क्योंकि सेनेट में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठे हुए, टोबैको माफिया और जो पिछली गवर्नमेंट में भी, पिछले साल की भी बात कर रही हूँ कि जो आए हैं सारे बिल्डर्स, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या बात हुई? अब ये सारी ये शुगर मिल्स वाले अच्छा और ये वैसे सायरा बानो साहिबा, लेकिन एक तबीयत कल बहुत खुश हुई ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी जबरदस्त तकरीर सुनकर, उस पर भी मैं आपसे कमेंट लूंगा। बहरमन तंगी साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि ये लड़ाई किस हद तक जाएगी, क्योंकि ना आपके को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से पीछे हटने के ऊपर तैयार हैं, ना PMLN जो है वो दस्तबरदार हो रही है नजम सेठी की तरफ से। जमीर साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत का महवर और सियासत का बादशाह लोग कह रहे, तो ये वैसे नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे सामने टारगेट मुल्क का हो, मुल्क के मुस्तकबिल का हो, 24 करोड़ अवाम का हो, इंस्टीट्यूशन का हो, या इमरान की पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की हो, तो हमारे लिए ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, हमारी इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें हर एक पार्टी का अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम होता है। तो कुछ इश्यूज आते हैं इत्तेहादी हुकूमतों में और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजन जो है वो रखते हैं। 2008 से 2013 तक तमाम जमातों ने रिजाइन दिया और आप जैसे सीनियर एंकर्स ने कहा कि 2 घंटे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होने जा रही है। कामरान खान साहब बैठते थे, वो तारीख देते थे और टाइम बताते थे कि इस वक्त इस तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी जमातों ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की कंसेंसस की सियासत से 5 साल पूरी की। और मैं समझता हूं कि ये अगर इत्तेहादी जमातों के दरमियान थोड़ी बहुत क्लैशेस आती है, वो जरदारी साहब चाहते हैं कि कमरे के अंदर हम उसको रिजॉल्व करें। लेकिन मैं आता हूं, आपकी जो मेरी बहन ने कहा कि सेनेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठते हैं, ये बैठते हैं, तो मैं बीबी को बता दूं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1980 से मैंने स्टूडेंट लाइफ से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की एक कॉलेज से, और 38 इयर्स के बाद, 38 साल के बाद, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के मोहब्बत के बाद मैं सेनेटर बना। कोई दो राय नहीं है। बहरमन तंगी एक मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि हार्ड वर्कर पॉलिटिशियन, जो ग्राउंड लेवल से सियासत की। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सायरा बानो साहिबा, यकीनन जरदारी साहब का जादू बड़ा चलता है, लेकिन GDA जो है वो उनके जादू में नहीं आ रही। क्या वो आप लोगों के पास कौन सी कोई जबरदस्त किस्म की मैजिक, मतलब गिद्दड़ सिंह ही है, मैं कह देता हूं कि आप लोग उनसे नहीं आ रहे, हालांकि उन्होंने सबको राम किया हुआ है। और दूसरा, फिर मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं पूछूंगा कि इतनी जबरदस्त बजट के ऊपर तकरीरें चल रही हैं, आज 7 लोग मौजूद थे बजट सेशन में, और आप कराची में बैठी हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, रही है। वेलकम बैक जी। सायरा बानो साहिबा, सवाल आपके लिए मैं ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ गया था, जरा बता दें कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन है पीपल्स पार्टी के साथ GDA का? देखिए, वैसे अगर आप फैमिलीज के हिसाब से देखें तो एक अच्छी बातचीत है। अब ये तो बड़ों का फैसला है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। पर्सनली आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी है, इधर कौन सा कोई रिश्ते की बात हो रही है कि बड़ों का फैसला है जो वो करते हैं। चलें, सही। तो यही तो चल रहा है। अभी आपने कहा ना कि जो कशमकश जारी है, जो उससे पहले बोला था, तो शेर याद आ गया कि कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम खिंचे खिंचे रहे, इस कशमकश में टूट गया रिश्ता मंगेतरी का। तो वो है। तो अब देखिए क्या होता है, आपको भी पता है कि कौन किस छतरी के नीचे होगा या क्या होगा। एक आवाज है ऑपोजिशन की, सायरा बानो की, वो बजट सेशन में नहीं है। 7 लोग मौजूद थे, डिबेट हो रही है बजट पे, कट मोशंस आनी है।
जब इसाक साहब ने तकरीर शुरू की थी, उठते ही मैंने कहा शायद कुछ वो कहते हैं ना कि निगाहें नीची करके अवाम से कुछ शर्मिंदगी का इजहार करके फिर करेंगे। वो वापस से शुरू हो गए 2018 से। हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने ये किया था, हमने ये किया था, हमने पैदा होकर आप लोगों पे बहुत बड़ा एहसान किया है। सारा झूठ। यानी कि उस झूठ पर आप सब्र से सुन नहीं सकते। दिल करता है कोई चीज हो तो यहाँ से इंसान घुमा कर मारे या आप वो करें। अच्छा, तो आप ना आए, आप सेशन में ना आइएगा, बड़ाए मेहरबानी, आप तो कुछ मार मूर देंगी वहां पे। 5 बंदों में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। अभी तक हमारी पीपल्स पार्टी ने नाम नहीं दिए अपनी स्पीच करने के लिए। और किसके ऊपर क्या वो करनी, वो अगली हुकूमत के लिए छोड़े जा रहे हैं कि निगरान हुकूमत आके उनसे रिव्यू करेगी या उनसे बात करेगी। लगता है उनको किसी ने कहा नहीं है कि बेटा तुम लोगों ने आना है। बस ऐसे बीच बीच में चल रहे हैं। जैसे वो होता नहीं है कि आप एक कमरे से निकलते हैं लेकिन दरवाजे पे पाँव भी रखा हुआ होता है कि दरवाजा भी पूरा बंद ना हो और मैं कमरे से बाहर भी ना जाऊं। और बजट क्या है? चले, मैं जरा बैरामन तंगी के तरफ जाना चाह रहा हूं, सेनेटर साहब की तरफ। सेनेटर साहब, नाम क्यों नहीं दे रहे? एक बात बता दूं, मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि आप ज्यादा ना हंसें, लेकिन आई एम सॉरी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। एनीहाउ जी, बैरामन तंगी साहब। जमीर साहब, बीबी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले नाम नहीं दे रहे, ये गलत कह रही है। देखिए, नाम देने वाले कौन होते हैं? नाम देने वाले अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर होते हैं। ये अपनी पार्लिमानी लीडर वहां स्पीकर को व यहाँ पार्लिमानी लीडर चेयरमैन सीनेट को नाम देते हैं और फिर वो उन नंबरों से अपनी पार्टी के जो पार्टी के पार्लिमानी लीडर होते हैं वो नाम देते हैं कि पहले ये मेरी पार्टी का ये स्पीच करेगा, ये स्पीच करेगा। तो उस तरीके से स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सीनेट नंबर कार के उनको स्पीच देते हैं। मैंने आज से 3 दिन पहले स्पीच के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज मेरा नंबर आ गया और आज मेरी स्पीच थी सेनेट में। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है कि पीपल्स पार्टी नाम देंगे। हर पार्टी का पार्लिमानी लीडर देते हैं नाम और उस पे स्पीच करेंगे। तो मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि आपका अगर पार्लिमानी लीडर है उनसे पूछ ले, एहतजाज करें कि मेरा नाम अभी तक स्पीच के लिए क्यों नहीं आया। सही, चले नहीं, लेकिन वो कह रही हैं कि जब नाम ही नहीं दिए। जी सायरा बानो। मैं खुद नहीं की, मैं तो एक दिन पहले की खबर बता रही थी कि अभी तक उन्होंने नाम नहीं दिए थे। वो जाहिर है, मैं भी मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, मुझे भी पता है क्या तरीकेकार होंगे। एक वक्त में एक पता दे। सायरा बानो साहिबा 7 लोग असेंबली सेशन में थे, आज एक पॉइंट पे काउंट हुए थे। अच्छा चलें, हाँ जी, चलें, मुझे एक क्विकली एक ये शॉर्ट सुनवाने दें। आज इसाक डार साहब से मीडिया के लोगों ने बात की और उनसे जब पूछा गया कि जी मुज़ाकरात हो रहे थे, नाकाम हो गए के सवाल पर इसाक डार साहब ने क्या जवाब दिया, ये जरा सुन लें। तो आपने नाकाम क्योंकि मेरे नज़दीक कोई नाकाम नहीं है। हर चीज़ इन ऑर्डर है, हर चीज़ का अरेंजमेंट है। जो पेमेंट आनी है, मैंने आगे भी जब फिच ने लिखा था कि जी 3.7 बिलियन कैसे देंगे, याद है ना अप्रैल के एंड में मैंने कहा था हर पेमेंट हो रही है आपके सामने, 1.5 महीने तो गुजर गए। सायरा बानो साहिबा, मुझे आईएमएफ से डील करना आता है। आज कह रहे थे कि आईएमएफ चाहता है कि हम पहले श्रीलंका बने, उसके बाद हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आजकल बजट डिबेट चल रही है, आप वहां पर मौजूद नहीं हैं, वो एक अलग बात है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बड़ी धुआंधार तकरीर, उन्होंने कहा ये सब टैक्स चोर जो हैं, इतने बड़े बड़े, पता नहीं सिगरेट इंडस्ट्री का माफिया, उन्होंने पता नहीं कितने हजार अरब जो है वो टैक्स चोरी किया हुआ, पता नहीं 100 अरब, पता नहीं 450 अरब या 600 अरब, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे लोगों के फिगर्स दिए। तो आपको क्या लगता है कि मामला जा कहाँ रहे हैं? आप भी स्टैंडिंग कमेटीज में बैठती हैं, पार्लियामेंट में पावर कॉरिडोर्स में मूव करती हैं, जानती हैं, मिलती हैं, क्या हो क्या रहा? पता नहीं, इस वक्त मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि बाज़ दफा आप कभी ट्रैफिक में फंसे हुए हों तो पता ही नहीं चलता, एक गाड़ी इधर है, एक गाड़ी उधर है, एक गाड़ी उधर है, और जिस वक्त आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो एक चुगत सा बंदा टेढ़ी गाड़ी या गाड़ी के बोनट खोल के खड़ा हुआ होगा। तो इस किस्म के हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही कि होगा क्या। इन्होंने अभी ये बोला है, अब आईएमएफ के लिए बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे ये सिग्नल्स पे खड़े होके पहले वो फकीर दुआएं देते हैं कि अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तेरे बच्चों को वो करे, और बाज दफा ना पैसे दो तो वो फिर बोनट के ऊपर लानते भी देते हैं और गालियां भी देते हैं। इस वक्त मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि पैसे नहीं मिले तो हम उनको धमकियां और वो दे रहे हैं। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब के क्या हाथ किसी ने बांधे हुए? भाई आप लोग हुकूमत कर रहे हो। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को बताया था कि 1 अरब 70 करोड़ उनको सलामियां मिली थी।
जैसे मैंने एक प्रोग्राम में बोला था पार्लियामेंट में, मैंने नाम लिया था कि मलिक रियाज का नाम क्यों नहीं ले रहे। बिजनेस टाइकून मेरे पे कीचड़ उछालना हो तो मेरा शजरा नसब निकाल कर उसके ऊपर कीचड़ मेरे माँ बाप। जी, सायरा बानो साहिबा की आवाज। बैरहमन तंगी साहब, मसाइल हैं क्या? जमीर साहब, मसाइल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी जमाती, हम अपनी जिम्मेदारियों से मसाइल से भागने वाले लोग नहीं है। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है और अवाम मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन एक साल 2 महीने से लेके जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो आपकी मुल्क में इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती है। और 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान को निकाला एक जमहूरी तरीके से, 9 मई तक उसने पूरी दुनिया को लीडर लेके गए हैं। यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर और सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के उसने IMF को लेटर लेके, बल्कि उनको याद नहीं था कि उसकी हुकूमत खत्म होने से 15 दिन पहले इमरान और फाइनेंस मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे है कि वो कह रहा था कि पेट्रोल 300 रुपए पे पहुंचेगा अभी जल्द। इसी तरह उसने डॉलर का भी कहा था कि 300 रुपए पे पहुंचेगा, लेकिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9 मई तक उसने जो कुछ किया है, अभी 9 महीने में उसने पाकिस्तान के शुहदा के यादगारों को, उसके मुजस्सिमों को, हमारे पाकिस्तान की इज्जत पे वार करके सब कुछ जला के राख दिया है। लेकिन इसका मईशत से क्या ताल्लुक है? वो तो हम सब कहते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक है। ये इनका ताल्लुक मईशत से है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी यहां तक पहुंच जाए तो आपकी इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी? कैसे बात करते हैं जमीन साहब? सही, बिल्कुल। तंगी साहब, 100 अरब का प्लान है जरदारी साहब के पास, तो कोई 5-6 अरब का अभी प्लान दे देते डार साहब को, तो ये IMF का झंझट ही खत्म हो जाता ना। ये अभी विदाउट द सपोर्ट ऑफ द IMF आप देख ले कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया, पाकिस्तान को सैलाब ने डुबो दिया, पूरे मुल्क को। हमने उस वक्त भी उन हालात पे का मुकाबला किया। रमजान में अरबों रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट 75 साल की तारीख में हमने आटा दिया। बेशक बदमजगी हो चुकी है, बेहद कैजुअलिटी हो चुकी है, लेकिन फिर अभी देख ले कि लास्ट 25 डेज में हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी। अभी हमने एम्प्लॉइज के लिए 35% 30% हमने इंक्रीज करवा दिया। बैरहमन तंगी साहब, आपने सैलाब का जिक्र किया। सिंध के हवाले से जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट थी कि सैलाब के दौरान सिंध हुकूमत जो गजाई किल्लत भी दूर नहीं कर सकी, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो भी आती रही हैं। सायरा बानो साहिबा, थोड़ा सा, क्योंकि आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो ज़रा मुझे थोड़ा सा वो बता दें कि जो आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही थी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर इजाज़त दे तो ब्रेक के बाद आ जाऊं क्विकली। बहुत बहुत बिल्कुल नाज़रीन, वक्त का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सायरा बानो साहिबा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, लेकिन हमारी शायद प्रेफरेंसेस लीडरशिप की कुछ और हैं कि हमने IPP बनानी है, और IPP खैर जितनी तेज़ी से बन रही थी उतनी तेज़ी से उसमें से हवा निकल रही है। कल मौलवी महमूद साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो कहीं नहीं गया अभी IPP में। और फिर उन्होंने 2-3 और बड़े लीडर, उन्होंने कहा अली जैदी भी नहीं जा रहे, इमरान इस्माइल भी नहीं जा रहे। मतलब वो कहते हैं कि ये तो पहले से ही हवा निकलना शुरू हो गई। तो आपको क्या लगता है कि इस पर, वैसे सायरा बानो इस पर भी कमेंट कर दें, क्योंकि 2-3 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात भी मुकम्मल कर दें, फिर डार साहब के क्लेम्स, और फिर ये IPP। डार साहब को तो छोड़ ही दें, मतलब इन लोगों की तो पता नहीं क्या वो करते रहते हैं। इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने बाहर रखे हुए पैसे वापस लेकर आ जाए, उधार की सूरत में वापस से कमा लीजिएगा। हम लोग कहाँ कहीं जा रहे हैं। दूसरा, IPP नाम बदल दें। इस IPP की वजह से हम लोग गर्दिशी कर्जे में फंसे हुए। ये जो हम लोगों ने IPP के तहत मुआहदे करके इस बिजली के पूरे मुल्क को डबोया हुआ है हमने, और अरबों रुपए, हजारों अरब पे कर्जा पहुंचा हुआ है। तो बराए मेहरबानी इस IPP को वो कर दें। ये ऐसे बंदे लेकर आए जिनके चेहरों पे और जिनकी बॉडी लैंग्वेज में इस्तेहकाम नजर आए, जो उनके खुद में इस्तेहकाम नहीं है। वो पाकिस्तान को क्या इस्तेहकाम बख्शेंगे? बाकी ख्वाजा आसिफ ने बात की, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। तब भी हमने बचपन में सुना था, पहले तोलो फिर बोलो। उन्होंने कहा लोग बाहर ये बैठ के वहां से बातें करते हैं और अपने माँ बाप को यहाँ दफनाने आ जाते हैं और जमीनें जायदादें बेच के वापस चल जाते हैं।
चलो मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रही भाजन, दफनाने तो खुद आते हैं ना, खुद आके दफनाते हैं ना। ये क्या बात हुई कि आप किसी एक बुक्स में आपने लंदन और आवाज फिर ऑडियो खराब हो गई है। अगर ऐसा बोलें बहरामंद तंगी साहब, ये तो है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की, ये जो सिस्टम का सब हिस्सा रहते हैं और उसके बाद फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये फॉल्ट्स हैं। करेक्ट किसने करना था? जो कि पावर में रहे आप लोग, उन्हीं को तो सही करना था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 25 जुलाई 2018 को जब इलेक्शन हुआ तो ये मुझे बताएं जमीर साहब कि इन्फ्लेशन कितनी थी, जीडीपी ग्रोथ कितना था, पाकिस्तान ने कितने कर्जे लिए थे, 2008 से 13 तक कितने लिए थे और 18 से लेके 13 से 18 तक कितने लिए थे। यही तो बुनियाद है कि इमरान ने वो बुनियाद को इतना लताड़ा कि अभी भी उनकी हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जब 4 सालों में सबसे ज्यादा कर्जे लिए, जब इन्फ्लेशन आपकी पहुंची 20%, 15% पे, जब आपका जीडीपी ग्रोथ नीचे आ गया, जब पूरी दुनिया में आपका पासपोर्ट कहां चला गया, जब पूरी पाकिस्तान की तारीख में जो करप्शन थी, वो मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल इदारों ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन हो गई इन 4 सालों में। तो यही बातें हैं कि आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तंगी साहब फिर एक कमेंट और कर दें कि जी साहिबा, मैंने कहा 70 साल में तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, बाकी इन्फ्लेशन कहाँ थी? अयूब दौर में मेरी अम्मा ने 100 रुपए तोला। मैंने दूध और शहद की नहरों की बात नहीं की थी, मैंने इन्फ्लेशन की बात की थी, मैंने जीडीपी ग्रोथ की बात की थी, मैंने करप्शन की बात की थी, मैंने मेगावाट बिजली की बात की है, मैंने शहद और दूध की बातें नहीं की हैं। आप मुझे इसका जवाब दे दें, जो 2018 में जब पार्टी की इमरान की हुकूमत आई, उसमें जीडीपी कितना था? जी साहब मैं पूछ लेता हूं, साहिरा बानो साहिबा जी जवाब दें कि उन्होंने कहा कि दूध और शहद की बात नहीं की उन्होंने। अरे मैं आपको यही तो बोल रही हूँ कि बजाय मामलात सीधे करने के अगर पीछे से पीछे जाते जाएंगे, तो अयूब खान दौर में मेरी अम्मा ने 100 रुपए का सेट बनवाया था सोने का, तो हम ऐसे पीछे से पीछे जाएंगे। जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसको 1 साल में क्या किया है मुझे बताएं। डॉलर 1 साल में 4 साल में जब उसने पाकिस्तान को तबाह किया, तो उस तबाही को 1 साल में नहीं बल्कि उसकी बहरामंद तंगी भाई 1 मिनट, बहरामंद तंगी भाई, क्योंकि स्काइप पे जो आप जिस कनेक्शन से है ना, तो एक आवाज आएगी। जी साहिरा बानो जल्दी से खत्म करें। में आया था उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। देखें, इल्जाम दर इल्जामात की सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको और हमें तो बहरामंद साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले मैं अपने आप को भी निकालती हूँ, यहाँ पर लोगों के असासे बढ़ते जा रहे हैं। जो एक छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में थे, आज 3-3 एकड़ के फार्म हाउसेस में बैठे हुए। लेकिन जो गरीब इंसान था वो दब चुका है। 35,000 रुपए एक आपने कम से कम मिनी वेजेस रखी हुए, 35,000 रुपए में आप मुझे खाना पीना दवा दारू करके दिखा दें कि कोई गरीब इंसान कर सकता है। अल्लाह के वास्ते अब पिछले वो माजी में एक दफा का जिक्र है, बगदाद शहर में एक चोर रहता था, वो छोड़ दे। अभी का मौजूदा हाल देखें कि अभी आवाम कहां पर है और कहां जा रही है। कहीं 1 साल में हमें नजर आया? आपने बिल्कुल सही। साहिरा बानो साहब क्विकली, इलेक्शन हो रहे हैं इस साल, इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का आपने देख लिया सारा कुछ, और ये जिस तरीके से आईपीपी बनी है और जिस तरीके से लोग कॉन्फ्रेंस करके गंगा नहा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे? कोई इलेक्शन नहीं होंगे। जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सब्र कर लें आप। बहरामंद तंगी साहब 10 सेकंड्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर यकीन रखती है और इलेक्शन होगा अपने वक्त पर। बहुत बहुत शुक्रिया बहरामंद तंगी साहब, साहिरा बानो साहिबा। नाज़रीन अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।